बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed the chapter number 1 of metric class. In this lecture, we will start and complete the exercise of chapter number 1. स्टार्ट करते हैं बेटा हम आज एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में 3 से 4 चीज़ें हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स आपको मिल चुके हैं। एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जिनके नोट्स नहीं मिले आपको, वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के अपलोड होने से पहले या अपलोड होने के फ़ौरन बाद आपको व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे PDF फॉर्म में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बारे में हमने पढ़ना है। पहले हम आज पहले हिस्से में लेक्चर के फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम की जो बुक में एक्सरसाइज में है बुक की वो करेंगे 2। उसके बाद हम खुद अपने से 1 या 2 फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लें सारा और आपको प्रैक्टिस हो जाए फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाने की। अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा सेकेंड चैप्टर जो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तो हमारे लिए ईजी होगा क्योंकि उसमें हमने प्रोग्राम लिखने होंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने से पहले आपको पता है पहले एल्गोरिथम बनाया जाता है और फिर फ़्लो चार्ट। तो इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। उसके बाद में आपको ये जब फ्लो चार्ट एल्गोरिथम हो जाएंगे फिर मैं फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। व्हेन द रेडियस इज़ गिवन, जब हमें रेडियस गिवन हो, मतलब रेडियस क्या है बेटा, हमें गिवन है और आगे उसने फार्मूला भी दिया हुआ एरिया ऑफ सर्कल का। वो क्या है, एरिया इज इक्वल टू 3.14। ये आप लोगों को पता है 3.14 का मतलब होता है पाई। पाई असल में एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 3.14159। थोड़ी सी लेंथी वैल्यू होती है, हम इसको फ़िलहाल 3.14 ही लिख रहे हैं। अब ये जो साइन है बेटा ये स्टेरिक का होता है, ये कंप्यूटर में मल्टीप्लाई करता है। कंप्यूटर में क्या करता है, मल्टीप्लाई या जिसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं प्रोसेस को। ये सिंबल क्यों यूज़ होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में एक्स क्यों नहीं यूज़ होता। जैसे आप लोग क्रॉस जिसको आप कहते हैं एक्स कहते हैं, आप मैथ में इस तरह लिखते हैं ना 2 into 3, तो इंटू के लिए आप स्मॉल एक्स यूज़ करते हैं। लेकिन बेटा हम कंप्यूटर में इसकी जगह ये सिंबल यूज़ करते हैं, इसको आप स्टेरिक पढ़ते हैं। ठीक है, इसको बनाने का तरीका भी सुन लें। सिंपल एक्स लिखना है आपने और एक सेंटर में लाइन इसमें इसके पास कर देनी है। एक्स लिख के दोबारा देखें, एक्स लिख के बीच में एक सेंटर में आपने लाइन पास कर देनी है इसके। ठीक है, ये आपका स्टेरिक बन गया। ये क्यों यूज़ होता है कंप्यूटर में बेटा, क्योंकि कंप्यूटर में आपको पता है जब आप कीबोर्ड पे देख रहे होते हैं मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स लिखे होते हैं A to Z, उसमें एक्स जो है वो एक अल्फ़ाबेट भी है, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर भी एक्स। तो इस वजह से बेटा एक्स क्योंकि एक कैरेक्टर भी है और एक कैरेक्टर एक वक्त में वो ऑपरेटर के तौर पे, मैथमेटिकल ऑपरेटर के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता, तो इसलिए उन्होंने ये साइन यूज़ होता है कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये एक्स जो है ये सिंपल एक्स जो आप लिखते हैं सेंटेंस की फॉर्म में तब यूज़ होगा। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी सी बात बता दी है इस एल्गोरिथम के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम लिखना। अब उससे बेटा ये नहीं लिखा कि आप कौन सा एल्गोरिथम लिखें, स्टेप फॉर्म या हमने जो पढ़ी थी उसमें रिफाइनमेंट करनी थी फर्स्ट और सेकंड, वो नहीं बताया। तो हम सिंपल जो एल्गोरिथम है स्टेप फॉर्म वही लिखेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले एल्गोरिथम को लिखने से पहले आपको याद होगा 3 टास्क हमने पढ़े थे एल्गोरिथम के, कि एल्गोरिथम कम से कम 3 टास्क परफॉर्म करता है। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग और नंबर 3 आउटपुट। अब ये तीनों स्टेप्स या तीनों टास्क जो हैं ये हम इंशाल्लाह इस एल्गोरिथम में देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप की फॉर्म में लिखना बेटा, आपको याद होगा स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम हमेशा नंबर्ड स्टेप की फॉर्म में लिखा जाता है, आपने नंबर्ड स्टेप लिखनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हम लिखते हैं हमेशा स्टार्ट। क्या लिखते हैं बेटा, स्टार्ट।
याद रखें, हर एल्गोरिथम का पहला स्टेप स्टार्ट होता है और लास्ट स्टेप स्टॉप होता है या एंड होता है, ठीक है। ये आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें नहीं लिखा हुआ, उसने स्टेप नंबर 1 कहीं भी स्टार्ट, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है इसी बुक से रेलिवेंट, उसमें उसने एल्गोरिथम में भी और फ्लो चार्ट में भी पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट लिखा है और लास्ट स्टेप हमेशा स्टॉप या एंड लिखा है, तो हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट। स्टेप नंबर 2, ये बेटा वो स्टेप है जहाँ पे हमारा रियल एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखना है आपने, सबसे पहले आपको याद होगा पहला टास्क एल्गोरिथम परफॉर्म करता है इनपुट, तो हमें इनपुट लिखनी पड़ेगी। अब इनपुट क्या है इस एल्गोरिथम में, फिलहाल जो हमें गिवन स्टेटमेंट है बेटा, ये जो आपका रेडियस है ना, ये आपका इनपुट है। उसने क्या लिखा है, व्हेन द रेडियस इज गिवन। रेडियस क्या है बेटा, गिवन है। इस फॉर्मूले में जो रेडियस है वो एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है, एज आ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होगी, ठीक है। आप मैथ में भी पढ़ा होगा आपने वेरिएबल्स। और जो 3.14 है ये क्या एक कांस्टेंट है बेटा, ये क्या है एक कांस्टेंट, इसलिए उसने यहाँ उसकी वैल्यू लिख दिया 3.14। इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। हम इसी तरह ये प्रोग्राम में भी, एल्गोरिथम में भी और फ्लो चार्ट तीनों में इसी तरह लिखेंगे इसको 3.14, ठीक है। ये वैल्यू हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं रेडियस की, 1 2 3 कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर स्टेप नंबर 2 से दोबारा। ये आपको समझ आ गया वेरिएबल और कांस्टेंट। स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे बेटा हम इनपुट। इनपुट क्या करना था, मैंने बताया था आपको, रेडियस। इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है और सर्कल का रेडियस होता है। यहाँ पे इनपुट क्या करेंगे, इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमारा वेरिएबल है यहाँ रेडियस। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो है बेटा वो होगा स्टेप नंबर 3 होगा प्रोसेसिंग का। क्यों, क्योंकि हमने टास्क में देखा था इनपुट तो हमने कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग में बेटा ज़्यादातर फॉर्मूला लिखा जाता है जो हमने कैलकुलेट करना होता है। जैसे यहाँ पे उसने एरिया गिवन दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला उसने बुक में लिखा हुआ है, वैसे आपको याद भी होना चाहिए 3.14 इंटू रेडियस। वैसे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 या फिर आपने मैथ में इस तरह पढ़ा होगा पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि इसी तरह दिया हुआ है मैं आपको इसी तरह करवा दूंगा। अगर आपने यही काम प्रोग्रामिंग में करना हो तो आप इस तरह लिखेंगे 3.14 स्टेरिक आर पावर 2। ये जो है ये साइन, ये होता है एक्सपोनेंट का साइन। ये कौन सा साइन है, एक्सपोनेंट का बेटा। ये पावर साइन यूज होता है प्रोग्रामिंग में, लेकिन उसने, और ये 2 क्या है, पावर कितनी है, 2 स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ये नहीं है इसलिए मैं आपको इस तरह नहीं करवाऊँगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो गया इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल। स्टेप नंबर 3 होगा बेटा कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूला जो हम यहाँ लिखेंगे उसके मुताबिक आपने एरिया फाइंड करना है। वो क्या है, फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 3.14 स्टेरिक रेडियस स्टेरिक रेडियस। ये सेम फॉर्मूला जैसे उसने बुक में दिया उसी तरह हमने लिख देना है, ठीक है। यहाँ आप एरिया की जगह एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे तो आपको प्रिंट जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें भी एरिया ऑफ सर्कल ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऐसे बना रहे हैं जैसे हम प्रोग्राम भी लिखेंगे इसका, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको उसी तरह समझाऊंगा जैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 4 लिखते हैं। हमने इनपुट कर लिया, टास्क प्रोसेसिंग कर ली, अब लास्ट है आउटपुट। आउटपुट के लिए बेटा जो GW बेसिक जो आपने पढ़ने हैं सेकंड चैप्टर में, जो लैंग्वेज हमने पढ़नी है इस बुक में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो बेसिक है। तो बेसिक में प्रिंट करवाने के लिए या आउटपुट के लिए आपको एक स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है, उसका नाम है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट का मतलब क्या होता है कि स्क्रीन पर प्रिंट करो, आउटपुट दिखाओ मुझे, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हम प्रिंट एरिया। क्योंकि मैंने यहाँ एरिया लिखा था ऊपर, तो इसलिए मुझे यहाँ भी एरिया लिखना पड़ेगा, सेम नाम रखना है दोनों का, ठीक है। स्टेप नंबर 5 लास्ट स्टेप है हमारा, वो क्या होगा बेटा, स्टॉप। स्टॉप लिख लें या एंड लिख लें, दोनों सही है, ठीक है। ये हमने
सिंपल स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम बना लिया एरिया ऑफ सर्कल का। जब हमें रेडियस गिवन था, रेडियस गिवन का मतलब क्या बेटा, हम खुद इनपुट करेंगे। गिवन का मतलब ये नहीं कि उसने पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको खुद इनपुट करवाएंगे। जब हमसे पूछेगा इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल, हम कोई भी वैल्यू दे देंगे। फर्स्ट करें हम देते हैं 1 वैल्यू देंगे तो 1 यहाँ स्टोर हो जाएगा, इधर भी स्टोर हो जाएगा। तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इज इक्वल टू 3.14। तो इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या आंसर आएगा, 3.14। ठीक है। अब हम ये जो चीज़ें बेटा ये इनपुट वाली, ये मैं आपको प्रोग्राम जब लिखवाऊंगा तब करवाऊंगा सेकंड चैप्टर में। अभी फिलहाल आपने एल्गोरिथम लिखना है सबका। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एल्गोरिथम। नहीं समझ आ रहा तो आप मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ आपको, एक बार फिर बता रहा हूँ, सुने। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, ये तो सिंपल स्टेप है। स्टेप नंबर 2 में हमने इनपुट करना है जो चीज़ हमें गिवन हो या जो वेरिएबल हो। तो इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल। स्टेप नंबर 3 में प्रोसेसिंग करनी है। जो फॉर्मूला हमें दिया होता है या हमें याद होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला हर जगह दिया हो। ठीक है, तो फिर इसलिए हमें यहाँ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल बाय द फॉलोइंग फार्मूला। एरिया इज इक्वल टू 3.14 स्टेरिक रेडियस। स्टेप नंबर 4 में प्रोसेसिंग के बाद हमने आउटपुट करना है। तो फिर स्टेप नंबर 4 में प्रिंट एरिया, क्योंकि GW बेसिक में आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज होती है, प्रिंट एरिया। और लास्ट स्टेप में स्टॉप। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका बेटा फ्लो चार्ट। बुक में फ्लो चार्ट तो नहीं इसका दिया हुआ, लेकिन हम फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए फ्लो चार्ट इसका बनाते हैं। बुक में उसने नहीं कहा कि आप फ्लो चार्ट बनाएं। ठीक है, अब हम फ्लो चार्ट से स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ ताकि ये अगर नीचे जगह कम भी हो तो हम ऊपर से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम स्टार्ट। आप लोग एग्जैक्ट बनाइएगा शेप्स। अब मैं फ़िलहाल हाथ से बना रहा हूँ, आप स्केल से बना लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लें। स्टार्ट, और ये स्टार्ट कैपिटल में लिख लें सारे अल्फ़ाबेट्स, सारे लेटर्स, क्योंकि यहाँ पे उसने बुक में इसी तरह लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एक फ्लो लाइन। पहला स्टेप तो स्टार्ट हमारा ये कवर हो गया फ्लो चार्ट में। नेक्स्ट स्टेप था इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल। अब इनपुट के लिए आपको याद होगा इनपुट आउटपुट सिंबल था फ्लो चार्ट में, जो पैरेललोग्राम था वो अब ड्रॉ करेंगे। हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको भी क्लोज नहीं कर रहा, पहले मैं लिख लूँ इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये मैंने लिख लिया और अब मैं इसको डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ। इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल, इसमें से भी फ्लो लाइन पास करेगी। याद है एक फ्लो लाइन लाजमी बाहर निकलनी चाहिए, उसने ये बताया था हमें गाइडलाइंस में, एक लाइन कम आउट होनी चाहिए। ठीक है, इन तो हो ही रही है इसमें एक। ठीक है, इसमें इन कोई नहीं हो रही स्टार्ट में, क्योंकि ये स्टार्ट ही हो रहा है, इसमें से एक ही आउट हो रही है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया फ्लो चार्ट का एल्गोरिथम के मुताबिक। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब ये प्रोसेसिंग है, तो प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट में कैसे होती है बेटा, रेक्टेंगल सिंबल से। याद होगा आपको हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। रेक्टेंगल अब एग्जैक्ट सही नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग खुद स्केल से बनाइएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं पूरी लाइन से लिखूंगा बेटा। फ्लो चार्ट में ज़्यादा लाइन से लिखी जाती हैं, बस शॉर्ट वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखूंगा इधर, एरिया इज इक्वल टू 3.14 स्टेरिक रेडियस स्टेरिक रेडियस। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेसिंग का स्टेप। इसी तरह इसमें से भी एक फ्लो लाइन पास करेगी। उसके बाद बेटा स्टेप नंबर 4 प्रिंट एरिया। अब प्रिंट क्या है, असल में आउटपुट है। और आपको पता है फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट के लिए सेम सिंबल यूज़ होता है, जो कौन सा है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हम यहाँ बनाएंगे बेटा दोबारा। और इसके अंदर लिखेंगे प्रिंट एरिया। इसके अंदर लिख लिया बेटा हमने प्रिंट एरिया। लास्ट स्टेप हमारा रह गया जो क्या है बेटा, स्टॉप। स्टॉप के लिए वही जैसे आपने स्टार्ट में सिंबल यूज़ किया था, आप लोग स्टॉप में भी वही सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको भी कैपिटल में लिख लें, या एंड भी लिख सकते हैं आप स्टॉप की जगह। ये हमारा फ्लो चार्ट भी कंप्लीट हो गया एरिया ऑफ सर्कल का। ये बुक में नहीं दिया हुआ, ये एक्स्ट्रा मैंने करवाया आपको समझाने के लिए। बुक में सिर्फ ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। जो हमने एल्गोरिथम में स्टेप्स लिखे थे उसी को हमने मैप कर लिया, या उसकी पिक्टोरियल फॉर्म बना ली फ्लो चार्ट की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्ट, उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल में, प्रोसेसिंग जो फॉर्मूला था वो प्रोसेसिंग सिंबल में रेक्टेंगल में,
प्रिंट एरिया आउटपुट, इनपुट आउटपुट सिंबल में अगेन, और लास्ट में स्टॉप। ठीक है, ये सिंपल आपको फ्लो चार्ट मैंने बनाना सिखा दिया है एरिया ऑफ सर्कल का। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बुक में पहले वो कर लेते हैं। वो कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 का 10th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के टोटल 10 पार्ट्स हैं, जो लास्ट पार्ट है पहले वो करते हैं, बाकी पार्ट्स मैं आपको लेक्चर के सेकंड हाफ में बता दूंगा। ठीक है, लास्ट पार्ट है राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड इन टाइम t। हम साथ साथ इसको लिख भी लेते हैं ताकि हमें इजी हो। ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको। राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, कवर्ड बाय द कार, एक ही बात है, कवर्ड बाय अ कार एट एन एवरेज स्पीड v। आगे उसमें बेटा यूनिट लिखा हुआ है, आपको पता है जो स्पीड का यूनिट है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। v मीटर पर सेकेंड इन टाइम t लिखा होगा उसने, और आगे सेकेंड भी होगा। इन टाइम t बस लिखा है उसने, इसने t का यूनिट सेकेंड नहीं लिखा, तो बस इन टाइम t लिखना है आपने। ठीक है, इन टाइम t द प्रोग्राम शुड इनपुट एवरेज स्पीड v एंड टाइम t। ये हम लाइन नहीं लिखते, ये आप बुक से खुद ही देख लीजिएगा, असल हमें ये पता होना चाहिए था। एक फार्मूला लिखा हुआ है उसने, वो भी लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला सिंपल है, s = v t लिखा हुआ उसने। इसमें क्या लिखा है? s = v t। आपको पता है जब दो वेरिएबल इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो, इस तरह साथ साथ लिखे हो, तो असल में मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे प्रोग्राम में, यह एल्गोरिथम है वो आपको पता है, जो साइन हमने यूज़ किया था ये स्टेरिक वाला। ठीक है, इसी तरह हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट चेंज करते हैं जैसे हमने उसका किया था। स्टार्ट स्टेप वही रहेगा, स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे बेटा आप लोग एक चेंज देख रहे हैं, यहाँ पे उसने दो चीज़ें इनपुट ली हुई हैं, उसने आखिर में लिखा हुआ भी है द प्रोग्राम शुड इनपुट एवरेज स्पीड v एंड टाइम t। दोनों चीज़ें इनपुट लेनी है, तो आप एक स्टेप में भी इनपुट कर सकते हैं और दो स्टेप्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फ्लो चार्ट में भी आप दो इनपुट आउटपुट सिंबल में भी एक काम कर सकते हैं या एक में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ हम लिखेंगे इनपुट एवरेज स्पीड v इन ms-1। ms-1 का मतलब मीटर पर सेकेंड, या आप लोग 9th में पढ़ा हुआ फिजिक्स में आपने। स्पीड इन v इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम आगे t लिख दें छोटा सा। ठीक है, v को आप ऐसा करें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, ताकि डिफरेंस हो जाए, हमें पता चले ये क्वांटिटीज़ हैं और यूनिट है इसका, ये सिंबल है t इसका। ठीक है, और टाइम को इस तरह लेते हैं, ये एक वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह लिखना है आपने इनपुट एवरेज स्पीड v इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम t। ये ज़्यादा अच्छा मैं आपको नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह सब चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग अभी फ़िलहाल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 3, हमने इनपुट कर लिया बेटा, अब हमने प्रोसेसिंग करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल की जगह हम क्या लिखेंगे? कैलकुलेट, हमने यहाँ बेटा डिस्टेंस फाइंड करना, तो कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार according to the following formula। according to the following formula। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग, अगर सही लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको या कोई तंग लिखा हुआ है, तो आप लोगों को बोलने से ही पता लग जाए। वैसे मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। अब फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है बेटा, सिंपल सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है वो? s = आप इस तरह लिखें, s = v
अब आप एक काम करेंगे, क्योंकि आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं, फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर प्रोग्राम लिखेंगे, तो आप पहले ही वो साइन डाल दें, वो स्टेरिक का साइन v इंटू टी, इसी तरह लिखें आप, s इक्वल टू v इंटू, मैं ज़रा स्ट्रेट करके लिख दूँ इसको, ये आप लोग देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा, s इक्वल टू v इंटू टी, स्टेरिक का साइन मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए डाला है। लास्ट स्टेप है बेटा, वैसे तो सेकंड लास्ट है, लेकिन वो तो हम लिखते ही हैं हर एक में। प्रिंट एरिया की जगह यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रिंट डिस्टेंस, या प्रिंट यहाँ फिलहाल आप लिख लें s, क्योंकि बेटा यहाँ हमने s लिखा है, जो यहाँ लिखते हैं वो इधर लिखते हैं, तो इसलिए या तो मैं यहाँ कर दूँ डिस्टेंस, मैं इधर ही कर देता हूँ डिस्टेंस, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना हो। डिस्टेंस ऐसा आपको, फिर ऐसा आपको पता होगा डिस्टेंस ऐसे ही होता है, डिस्टेंस, ठीक है, ये भी सही है, अगर आप एस लिख देंगे वो भी सही है, दोनों सही है, गलत नहीं होंगे दोनों, लेकिन अगर यहाँ एस लिखेंगे तो यहाँ भी एस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टेप नंबर 5 तो आपको पता है स्टॉप है, तो हमने ये एल्गोरिथम बना लिया एक कार का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो एक एवरेज स्पीड v और टाइम t ट्रैवल करके आ रही है। नेक्स्ट बेटा हम अब स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसका बनाते हैं, पहले तो स्टार्ट सिंबल उसी तरह रहेगा, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल की जगह क्या लिखेंगे हम, इनपुट एवरेज स्पीड v, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल कोट्स में, एंड टाइम t, आप वो मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, गलत नहीं होगा वो भी, ये भी सही है। इनपुट एवरेज स्पीड v एंड टाइम t। अब हमने प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग का फार्मूला चेंज होगा, वो जो फार्मूला है वो लिख देते हैं हम इधर। अब फार्मूला होगा वो बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप डिस्टेंस ही लिखे हैं क्योंकि हमने वहाँ एल्गोरिथम में डिस्टेंस ही लिखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू v स्टेरिक t, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे इधर, प्रिंट डिस्टेंस, और लास्ट में आपको पता है स्टॉप सिंबल आता है। तो हमने बेटा ये कंप्लीट कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 10th का पार्ट 10, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। इसमें भी हमने वही काम किया, एल्गोरिथम स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम बनाया है। इनपुट हमें यहाँ 2 वैल्यूज दी हुई थी, वहाँ पे 1 थी, तो हमने इस तरह लिखा इनपुट एवरेज स्पीड v इन मीटर पर सेकंड एंड टाइम t। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, स्टेप नंबर 3 लिख लें, उसमें लिख दें इनपुट एवरेज स्पीड आपने v2 में लिखा है, 3 में लिखे इनपुट टाइम t, ये भी कर सकते हैं आप, सेपरेटली भी इनपुट कर सकते हैं या आप एक में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसी तरह आप यहाँ भी एक सिंबल इनपुट आउटपुट सिंबल में लिखें इनपुट एवरेज स्पीड, उसी के नीचे फ्लो लाइन लगा के दोबारा एक सिंबल बनाए इनपुट आउटपुट और वहाँ लिख दें इनपुट टाइम t, ये आप सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 10 ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट एक और करवाना है मैंने आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। बेटा ये लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स जो हमने फाइंड करना है, फ्लो चार्ट बनाना है इसका, ये आपका जो फ्लो चार्ट है ये आपको तब समझ आएगा जब आप लोग इफ़ कंडीशन और उसके साथ साथ एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जो है प्रोग्रामिंग में, वो समझ आएगी आपको। तो इसलिए वो अभी चैप्टर नंबर 3 में है। जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट 2 एल्गोरिथम एग्जांपल जो थी चैप्टर की, एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, वो मैंने आपको नहीं करवाई, इसलिए नहीं करवाई क्योंकि मैंने कहा था चैप्टर नंबर 3 से रेलिवेंट है वो, उस वक्त हम ये इंशाल्लाह एग्जांपल्स भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 भी हम उसी वक्त करेंगे। लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 8 से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ होती है, ठीक है। इस इफ़ कंडीशन में जो मैं यूज़ करूँगा सिर्फ 2 नंबर्स हैं, ए और बी, 2, यहाँ 3 थे, यहाँ वहाँ पे मैं सिर्फ 2 बता रहा हूँ ताकि 2 में एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं होता, 3 में एंड ऑपरेटर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिंपल फ्लो चार्ट बता रहा हूँ जो है फाइंड करने के लिए लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। मैं बाकी अरेज कर रहा हूँ, मैं इधर ही फ्लो चार्ट इसका बना रहा हूँ। फ्लो चार्ट क्या है बेटा, टू फाइंड द लार्जर नंबर फ्रॉम द गिवन 2 numbers,
यानी कि आपके पास दो नंबर्स गिवन हो गए, इनपुट करवाएंगे आप, असल में गिवन का मतलब होता है इनपुट, इनपुट करवाएंगे, उनमें से जो लार्जर होगा, दो में से कोई एक लार्जर होगा, वो आपने प्रिंट करवाना या फाइंड करना है उसको, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम ये फ्लो एल्गोरिथम, तो बड़ा इजी है इसका, हम डायरेक्ट आते हैं फ्लो चार्ट पे, क्योंकि उसने एक्सेल में फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। एल्गोरिथम इसका क्या बनेगा, आप देखेंगे स्टार्ट पहला स्टेप पे, स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे इनपुट 2 नंबर्स, ठीक है। मैं साथ साथ आपको फ्लो चार्ट में बना के दिखा देता हूँ। इनपुट 2 नंबर्स इसमें कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे हम बनाते हैं सिंबल इनपुट आउटपुट का, इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी, या ए कॉमा बी लिख दें आप, ए एंड बी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप कॉमे से सेपरेट करते हैं, एंड नहीं वहाँ लिखा जाता है, क्योंकि एंड खुद एक ऑपरेटर होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप कॉमा ही डाल दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा, स्टेप नंबर 1 हो गया एल्गोरिथम का, फ्लो चार्ट का भी, स्टेप नंबर 2 हो गया एल्गोरिथम का और फ्लो चार्ट का भी। स्टेप नंबर 3 में बेटा आप यहाँ आपने डिसीजन करना है। डिसीजन के लिए आपको पता है डिसीजन सिंबल यूज होता है जो डायमंड शेप का होता है। यहाँ पे अब हमने एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और से सुने, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ द लार्जर नंबर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इनपुट 2 नंबर्स ए कॉमा बी। अब ये स्टेप नंबर 3 आपने ध्यान से देखना है, क्या लिखेंगे हम, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, दोनों सही हैं, ये भी गलत नहीं होगा, आप सिंबल भी डाल सकते हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट, आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बेसिक में इस तरह लिखा जाता है, प्रिंट ए इज लार्जर नंबर, ठीक है। हमने क्या लिख किया, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ लार्जर नंबर। अब आगे बेटा एक कंडीशन यूज़ होती है, उसको इफ़ देन एल्स होता है, असल में इफ़ देन के साथ एल्स भी यूज़ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ एल्स ही यूज़ कर लेते हैं, फ्लो चार्ट में उसका इतना काम एल्स का होगा नहीं, हम वहाँ इफ़ से ही काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप इफ़ तो लिखते हैं फ्लो चार्ट में, देन और एल्स नहीं लिखते आप, वो आप जो सिम्बल्स होते हैं आपके उसी से पता लग जाता है, या जो फ्लो लाइंस निकल रही होती हैं डिसीजन सिंबल में से, उसमें से पता लग जाता है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ इस तरह लिख देते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ द लार्जर नंबर, अदरवाइज लिख लें आप, क्योंकि एल्स कंडीशन अभी आपने नहीं पढ़ी, ये भी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। अदरवाइज फिलहाल लिख लें, मैं समझा रहा हूँ, ये बुक में नहीं है। अदरवाइज बी इज़ लार्जर नंबर, ये मैं अदरवाइज इसलिए लिखवा रहा हूँ, आप लोगों ने ये लफ्ज़ इंग्लिश में सुना हुआ है, एल्स आपने बहुत कम सुना होगा, वो प्रोग्रामिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ लार्जर नंबर, अदरवाइज का मतलब क्या है, अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स का मतलब बी बड़ा नंबर हो गया, तो फिर क्या करो, अदरवाइज प्रिंट भी लिख सकते हैं वैसे इधर, यस, अदरवाइज प्रिंट बी इज़ लार्जर नंबर। और इसमें स्टेप नंबर 4 में हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में बस आप स्टॉप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंट, क्योंकि आपने स्टेप नंबर 3 में ही करवा दी, इसमें प्रोसेसिंग भी हो रही है और आउटपुट भी शो हो रही है, ठीक है। तो इसलिए कुछ एल्गोरिथम में इस तरह भी होता है कि प्रोसेसिंग और आउटपुट मिला के आप कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है हर प्रोग्राम पे। अब हम इस पर आते हैं, यहाँ पे कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पे आपने सबसे पहले तो एक बनाना है डायमंड सिंबल, कोशिश करें इसको जितना अच्छा बना सकें बना लें, जैसे भी मेरे से बने आप लोग देख लें, मैं कोशिश करता हूँ इसको सही बनाने की, मेरे पास स्केल नहीं है, तो आप लोग जैसे भी देख रहे हैं आप बना लें, आप लोग अच्छा सा बना लीजिएगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या लिखा है मैंने, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी,
अब यहाँ पे आपको बताया जो डायमंड सिंबल है उसमें मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं बेटा, मल्टीपल ब्रांचिंग इसको सिंबल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा कम से कम 3 ब्रांचेज हैं इसकी। एक तो कवर हो गई है ऊपर इनपुट आउटपुट सिंबल से, बाकी 3 अवेलेबल हैं। तो हम इसमें से देखते हैं कितनी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें से कम 2 तो यूज़ कर सकते हैं बेटा, क्योंकि एक है येस के लिए और नो के लिए, या एक ट्रू के लिए एक फॉल्स के लिए। बुक में आपके ज़्यादातर उसने यूज़ किए हुए वर्ड वो येस और नो है, तो मैं अब येस और नो से ही आपको बता देता हूँ ट्रू फॉल्स की बजाय। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ठीक है। अब एक मैंने ये फ्लो लाइन ड्रॉ कर ली, एक मैंने नीचे ड्रॉ कर ली, क्योंकि 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, एक नो और एक येस। एक में मैं लिखूँगा नो और एक पे लिखूँगा मैं येस, ठीक है। गौर से देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ येस और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नो, क्योंकि कोई एक वक्त में सही हो सकती है, ठीक है। अब बेटा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर हम पहले देखते हैं अगर कंडीशन येस है या ट्रू है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन येस में अब क्या लिखेंगे बेटा, हमें क्या लिखना चाहिए एल्गोरिथम के मुताबिक, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ लार्जर नंबर, प्रिंट ए इज़ लार्जर नंबर। अब ये देखें प्रिंट का मतलब हमें यहाँ क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, एक इनपुट आउटपुट सिंबल। उस इनपुट आउटपुट सिंबल में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ए इज लार्जर, अभी जगह नहीं थी मैं फिलहाल नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। प्रिंट ए इज लार्जर नंबर, ये मैंने किस में लिखा है, इनपुट आउटपुट सिंबल में। अच्छा, अब क्या ये प्रोग्राम खत्म हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। हमने सिर्फ येस कंडीशन देखी, अभी नो कंडीशन नहीं देखी इसकी, और हमने अभी एंड भी नहीं किया इस फ्लो चार्ट को। अब गौर से देखें, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ लार्जर नंबर, ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब आके नेक्स्ट पे, अदरवाइज प्रिंट बी इज़ लार्जर नंबर। अब अदरवाइज बेटा कब होगा, जब नो कंडीशन पे आएगा, मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो डायरेक्टली कहाँ आएगा, नो पे, इस फ्लो लाइन पे आएगा। इस फ्लो लाइन पे जब वो आएगा तो फिर हमें क्या ड्रॉ करना है, इधर यहाँ भी हमें बेटा एक इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ करना है। क्यों? याद होगा आपको कि हमने, मैं थोड़ा सा इसको छोटा बनाता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, थोड़ा सा ये फ्लो लाइन छोटी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नो। अब हम ड्रॉ करते हैं इनपुट आउटपुट सिंबल, इधर भी क्यों ड्रॉ कर रहे हैं मैं अभी आपको एल्गोरिथम से भी बता देता हूँ, ठीक है। या आपने इनपुट आउटपुट बनाना है, एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं बना देना, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डायगोनल होती हैं इसकी लेफ्ट और राइट लाइन्स, ठीक हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखें, अदरवाइज प्रिंट बी इज लार्जर नंबर। यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रिंट बी इज लार्जर नंबर। अब बेटा हमारा लास्ट स्टेप रह गया हमारा जो स्टॉप वाला है, ठीक है। हम सिंबल बना लेते हैं स्टॉप का, इतना एग्जैक्ट नहीं बना, आप लोग एग्जैक्ट बनाइएगा, ठीक है। चले यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टॉप, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ फ्लो चार्ट, पाथ पूरा नहीं हो रहा। गौर से देखें, इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, यस, अगर ये कंडीशन ट्रू है, यस है, तो फिर प्रिंट कर दो ए इज़ लार्जर नंबर, ठीक है। अभी प्रिंट कर दिया ए इज़ लार्जर नंबर। आगे क्या करना है, क्योंकि आगे देखें इसके कोई फ्लो लाइन इसमें से आउट नहीं हो रही, इन तो हो रही है ये फ्लो लाइन, लेकिन आउट नहीं हो रही। आउट करने के लिए बेटा हमें इसको स्टॉप के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही ये प्रिंट हो लार्जर नंबर, फौरन प्रोग्राम क्या हो जाए, स्टॉप या एंड हो जाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्लो लाइन निकालेंगे यहाँ से और इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ आके, ये वाली फ्लो लाइन के साथ। क्यों मैं इसके साथ ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था इंटरसेक्ट तो हो नहीं सकती, फ्लो लाइंस गाइडलाइंस में पढ़ा था। आप ज्वाइन कर सकते हैं दो को, मतलब टच कर सकते हैं दोनों को, इनके पॉइंट्स को मिला सकते हैं, ठीक है। आप इतना काम कर सकते हैं, ये हो सकता है, तो ये हम कर रहे हैं। क्या, प्रिंट ए इज़ लार्जर नंबर। अगर ये प्रिंट लार्जर नंबर ए है तो फिर क्या करें, इस प्रोग्राम को स्टॉप कर दें, ठीक है। ये कौन सा पाथ है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह, ये वाला पाथ है ये बेटा, देखिए मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये इस तरह यहाँ पे आके प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, ठीक है। ये पाथ ए है, पाथ का मतलब रास्ता। अगर ए कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाला पाथ चलेगा। अगर ए कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई कि ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है, ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर बी जाहिर है बड़ा होगा। दो में से बेटा एक तो बड़ा है ना, अगर ए नहीं है बड़ा तो फिर बी बड़ा होगा। अगर बी बड़ा है इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, नो।
जब नो पे आएंगे नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट बी इज़ लार्जर नंबर, प्रिंट क्या कर दो, बी इज़ लार्जर नंबर कर दिया प्रिंट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस प्रोग्राम को एंड करना है। एंड मैंने देखें नीचे फ्लो लाइन लगाई है ग्रीन वाली, ये कहाँ जा रही है, स्टॉप के साथ, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर ये देखें ये इधर से भी आ रहा है इधर से भी आगे, दोनों मिल गए। बेटा याद रखें एक वक्त में एक कंडीशन पाथ चलेगा, मतलब एक कंडीशन ट्रू होगी दूसरी फॉल्स है, तो या तो ये पाथ ए चलेगा या फिर मैं दूसरा पाथ बना रहा हूँ ये वाला, मैं इधर से इसको शुरू कर रहा हूँ और इसको इसके साथ, ये देखें ये सेपरेट पार्ट है, ठीक है। मैं इसको ज्वाइन नहीं करता दोनों पाथ को ताकि आपको समझ आ जाए। देखें पाथ जो ब्लू वाला है ये बी के लिए है, मैं इसको इधर मिला देता हूँ इसके साथ फिलहाल समझाने के लिए आपको, ठीक है। आपने नहीं इस तरह करना। ये पाथ बी जो है ये कब चलेगा, जब कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी या नो पे चलेगा ये, ठीक है। पाथ ए जो ब्लैक वाला है लेंथी पाथ जो है ये कब चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी या येस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पाथ ए येस के लिए कंडीशन के लिए और पाथ बी नो कंडीशन के लिए, कोई एक चलेगा एक वक्त में, दोनों नहीं चल सकते, चल ही नहीं सकते बेटा कभी भी, जाहिर है। मैं आपको अब इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। फर्स्ट करें आपने नंबर इनपुट किया है ए में 4 क्या इनपुट किया आपने ए में 4, बी में इनपुट किया आपने 2, फर्स्ट करें बी में आपने इनपुट किया 2। अब आए ज़रा इधर, जैसे ये दो नंबर्स इनपुट होंगे प्रोग्राम आएगा इधर, फ्लो चार्ट इधर आएगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए में क्या पड़ा हुआ है 4, बी में पड़ा हुआ है 2। अब बताएं मुझे क्या 4 2 से बड़ा है, जी 4 बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, कंडीशन क्या होगी ट्रू, यस। इसका मतलब है फ़ौरन जो ये 4 है ये कहाँ जाएगा, इस ए में जाके स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में जाके, और फिर ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे आके, स्टॉप करके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा हमारा 4 और प्रोग्राम क्या हो जाएगा स्टॉप। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फर्ज करें हम मैं यहाँ नंबर चेंज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर है 3 और यहाँ पे नंबर है 4, और से देखिएगा अब ए में 3 पड़ा हुआ है, बी में 4 पड़ा हुआ है। अब बताएं क्या कंडीशन ट्रू है, अब कंडीशन फॉल्स है बेटा, क्योंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4 बट एक्चुअली 3 इज़ लेस देन 4। तो फिर ये कंडीशन क्या होगी बेटा, फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सबसे पहले तो 3 आएगा इसके पास और बी के पास आएगा 4। 3 और 4, 3 ए में स्टोर है और बी में 4 स्टोर है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। अब आपने क्या करना है, अब देखना क्या 3 बड़ा है 4 से, नहीं 3 तो बड़ा नहीं है 4 से, तो क्या बड़ा है 4 बड़ा ना, जाहिर है वो बी में पड़ा है, तो ये जो बी में वैल्यू पड़ी होगी ये इधर आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे 4, यानी प्रिंट 4 प्रिंट हो जाएगा, 4 इज़ द लार्जर नंबर, ठीक हो गया। और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये मैंने आपको इफ़ कंडीशन का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर नंबर 3 का, कि इस तरह इफ़ कंडीशन चलती है। सिंपल इफ़ कंडीशन बताइए मैंने, इसमें सिर्फ 2 नंबर्स, आगे जाके कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं, ठीक है। अभी इफ़ देन एल्स भी है, इफ़ देन भी होता है, व्हाइल व्हेन डू, फॉर नेक्स्ट टू, बहुत सी चीज़ें हमने चैप्टर 3 में पढ़नी है। तो फिलहाल आप इसको इतना समझें, ठीक है। आज हमने एल्गोरिथम्स भी कर लिए और फ्लो चार्ट भी। आप अपनी मर्जी के कोई भी एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ 5 मिनट में कि आप कैसे बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप लोगों का एक प्रोग्राम है जिसमें आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, इनपुट 2 नंबर्स, इसी तरह लिखें a, b। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रोसेसिंग में लिखेंगे आप सम इज़ इक्वल टू, कैपिटल लिख लें स्मॉल लिख लें, a प्लस b, सम इज़ इक्वल टू a प्लस b, ये प्रोसेसिंग हो गई। और लास्ट स्टेप में आप लिख देंगे प्रिंट सम, और स्टेप 5 में लिख देंगे आप स्टॉप, ठीक है। ये आपका बन गया सिंपल एल्गोरिथम 2 नंबर्स को सम करने का, ऐड करने का। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे इसका, फ्लो चार्ट अब मैं इसको अरेज नहीं कर रहा, टाइम नहीं है, मैं आपको वैसे छोटा सा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए रफ सा। स्टार्ट, उसके बाद आप इनपुट आउटपुट सिंबल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे इनपुट a, b। इस तरह फिर प्रोसेसिंग सिंबल में आप लोग क्या लिखेंगे, सम इज़ इक्वल टू a प्लस b। उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट सिंबल में आप क्या करेंगे, प्रिंट सम, ठीक है। ये बहुत आसान फ्लो चार्ट्स हैं। और उसके बाद आप क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट मुझसे राइटिंग अच्छी नहीं आ रही फ़िलहाल क्योंकि मैं तेज़ लिख रहा हूँ और आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको इस तरह बना सकते हैं खुद ही, ठीक है। इसी तरह आप एवरेज का बना सकते हैं, प्रोडक्ट का बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का बना सकते हैं, डिवीजन का बना सकते हैं, अपनी मर्जी के जो भी आपने एल्गोरिथम बनाने हैं आप एल्गोरिथम भी बनाएं, फ्लो चार्ट भी, बस यहाँ चेंज करें।
अब अगर आपने सब्ट्रैक्शन का बनाना है तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। यहाँ लिखेंगे प्रिंट सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी चेंज हो जाएगा उसके मुताबिक। अगर आप बना रहे हैं प्रोडक्ट का, यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ आ जाएगा साइन स्टेरिक का, मल्टीप्लिकेशन स्टेरिक वाला जो मैंने आप रेडियस में आज बताया था आपको। फिर प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट प्रोडक्ट और फिर स्टॉप। इसी तरह आपने एवरेज का बनाना है, अगर एवरेज निकालनी है, एवरेज कैसे निकलती है, एवरेज आप फर्स्ट करना, आपने 2 नंबर्स की निकालनी है फिलहाल, तो इनपुट 2 नंबर्स a, b, सम इज इक्वल टू a प्लस b, वहाँ पे एक स्टेप ऐड होगा, यहाँ पे आप इस तरह कर लें, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 2, ये साइन डिवीजन का है, सम डिवाइडेड बाय 2, बस एक स्टेप ऐड करना है आपने, ये 4 बन जाएगा। फिर 5 में लिखेंगे प्रिंट एवरेज और स्टेप 6 में लिख देंगे आप स्टॉप। मैंने आपको हिंट दे दिया मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स के, ठीक है। अब आप लोग इसी तरह इसके घर में प्रैक्टिस करें, एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट्स बनाएं, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा एक्सरसाइज जो बाकी हमारी रह गई है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, मैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, फिर हम आखिर में करेंगे ट्रू फॉल्स, शॉर्ट MCQs और उसके साथ फिर इन द ब्लैंक्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 12। आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स भी निकाल लें और शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स भी निकाल लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग का बताना होती क्या है और जो मेथड हमने पढ़ा था, और आपने प्रोसेस बताना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। बेटा अब ये जो बुक जब लिखी गई थी ना, तो पैटर्न इस तरह था कि उस पर लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, शॉर्ट क्वेश्चन कम होते थे। अब ऑपोजिट है, अब शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बोर्ड में और लॉन्ग क्वेश्चन कम आते हैं। 3 में से 2 करने होते हैं आपने सिर्फ, उस पर ज़्यादा आते थे लॉन्ग, और लेंथी नंबर भी ज़्यादा होते थे लॉन्ग क्वेश्चन के। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर भी 8 होते हैं आज के बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक, और शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर भी ज़्यादा हैं और वो क्वान्टिटी भी ज़्यादा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आज के दौर में इस तरह आ सकता है, जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको नंबर 1 दिया है, पेज नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन का, डिफाइन प्रोग्राम, राइट एनी 3 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन है ये इस साल या पिछले साल किसी एक साल बोर्ड में आया, इसी तरह मैंने सेम वही क्वेश्चन लिखा है, डिफाइन प्रोग्राम, राइट एनी 3 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखनी है और फिर कोई से 3 स्टेप्स लिखने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैंने फिलहाल तीनों पहले लिख दी हैं, आप लोग अपनी मर्जी के कोई भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का, पेज नंबर 12, व्हाट इज डीबगिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन अ प्रोग्राम, डिस्क्राइब ब्रीफली। ये क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग नोट्स में, व्हाट इज डीबगिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन अ प्रोग्राम। ये भी बेटा इस साल मेरा ख्याल है आया इसी एक ग्रुप में, इस साल आया ये, ठीक है, या पिछले साल भी आया होगा, मुझे कंफर्म नहीं, आप लोग देख लीजिएगा इसी साल या पिछले साल आया है किसी एक जगह ये। बट डीबगिंग की डेफिनेशन और फिर उस एरर्स की टाइप्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, What are the advantages of flow chart? Discuss limitation of flow chart. वहाँ सिर्फ उसने 2 शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के बना दिया क्वेश्चन ये, कि आपने एडवांटेज लिखने हैं और फिर लिमिटेशन या डिसएडवांटेज लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 हम हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, डिफाइन एल्गोरिथम, ये आप डेफिनेशन लिखेंगे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में दी हुई है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आई थिंक जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का नोट्स का। An algorithm is a finite set of steps which, if followed, accomplish a particular task. An algorithm must be clear, finite and effective. ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम फॉर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल टू योर फ्रेंड। अब आपने क्या करना है कि एक स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम बनाना है, टेलीफोन कॉल करनी है आपने अपने फ्रेंड को। बेटा ये जो टेलीफोन कॉल है ये सिंपल लैंडलाइन कॉल है, मोबाइल की कॉल नहीं हो रही, क्योंकि जब ये बुक लिखी गई थी उस वक्त के मुताबिक ये टेलीफोन कॉल हो रही है। टेलीफोन तो जाहिर है आप टेलीफोन से करेंगे, मोबाइल फ़ोन से नहीं आप कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ हम एल्गोरिथम थोड़ा सा चेंज लिखेंगे जो हम मोबाइल से कॉल करते हैं उससे। सबसे पहले स्टेप फॉर्म का है। स्टेप फॉर्म में आपको पता है आप रिफाइनमेंट कोई नहीं करते, डायरेक्ट स्टेप्स लिखते जाते हैं बस नंबर स्टेप में, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले हम स्टेप फॉर्म देख लेते हैं छोटा सा, वो तो 5 से 6 स्टेप्स का बनेगा, फिर हम उसकी रिफाइनमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। मैं आपको जो नोट्स में प्रोवाइड करूँगा ये एल्गोरिथम, वो रिफाइनमेंट करके थोड़ी सी कम से कम फर्स्ट रिफाइनमेंट तक मैं आपको ये एल्गोरिथम लिख के दूँगा, ताकि आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। आप वही लिख दीजिएगा पेपर में, गलत नहीं होगा वो, ठीक है। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम करेंगे बेटा स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपना जो टेलीफोन का रिसीवर है उसको पिक करेंगे, तो आप लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में पिक अप द रिसीवर, ठीक है। स्टेप नंबर 3, अब यहाँ पे आप अगर स्टेप फॉर्म लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डायल द नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड, लेकिन अगर आपको रिफाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ करें बेटा आपको फ्रेंड का नंबर याद नहीं है, वैसे होता नहीं है इस तरह कि फ्रेंड का नंबर भूल जाए आपको, लेकिन मिसाल ले लेना, हम हर ये इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं इसमें कि अगर आपको फ्रेंड का नंबर भूल जाता है कभी इंसान नहीं याद, तो आप क्या करेंगे,
यहाँ पे मोबाइल की बात नहीं हो रही, मोबाइल में तो आप जल्दी से सर्च करते हैं नाम से तो वो आ जाता है। यहाँ पे हम टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन कॉल के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी यूज़ होती थी पुराने ज़माने में, कि टेलीफोन डायरेक्टरी घर में होती थी, छोटी सी डायरी, उस पर हर एक का नाम और आगे नंबर लिखा होता था। तो अब यहाँ हम इसमें यही लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे रिफाइनमेंट करके स्टेप में कि सर्च द नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी। आप अपने फ्रेंड का नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में से सर्च कर लें और जब हो जाए सर्च तो फिर डायल कर लें, ठीक है। स्टेप नंबर 4। अब बेटा स्टेप नंबर 4 में आप क्या लिखेंगे, स्टेप फॉर्म अगर आप लिख रहे हैं कि वेट फॉर द रिस्पांस फॉर योर फ्रेंड, मतलब आप रिस्पांस का वेट करें फ्रॉम योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। जाहिर है जब आप कॉल नंबर डायल कर लेते हैं तो आप जब कान से लगाते हैं तो टोन आ रही होती है ख़ास, वो टोन असल में वेट हो रहा होता है रिस्पांस दूसरे कॉलर जो किसको कॉल किया उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वेट फॉर द फ्रेंड टू रिस्पॉन्स, ठीक है। ये इसमें आप रिफाइनमेंट इतनी खास नहीं, आगे कोई नहीं होगी। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप क्या होगा, अगर स्टेप फॉर्म लिख रहे हैं सिंपल, वो आप कहेंगे टॉक टू योर फ्रेंड, ठीक है, या मतलब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बेटा हम रिफाइनमेंट करें स्टेप में तो ये हो सकती है कि कॉल उठाई है किसी ने, ठीक है, लेकिन वो आपका फ्रेंड नहीं है, मतलब किसी घर में उसने किसी वालदा ने वालिद ने उठाई है लेकिन फ्रेंड नहीं है आपका वो। तो अब यहाँ पे अब रिफाइनमेंट होगी कि आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि किसने कॉल उठाई है, आप उसे कहेंगे मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है। अब यहाँ पे भी एक रिफाइनमेंट हो सकती है कि अगर फ्रेंड घर में है या अवेलेबल है तो फिर वो बात हो जाएगी आपसे, आप बात कर लेंगे। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कोई मैसेज छोड़ेंगे, मतलब मैसेज कोई दे देंगे जिसने कॉल उठाई थी उसको कि मेरा मैसेज मेरे फ्रेंड को दे दीजिएगा, ठीक है। ये मैं आप रिफाइनमेंट करके आपको नोट्स की फॉर्म में दूंगा, ठीक है, कि आप पहले इंक्वायर करेंगे अपने फ्रेंड के बारे में, अगर वो है तो ठीक है बात हो जाएगी, नहीं है तो फिर आपको मैसेज लीव करेंगे उसके लिए ताकि वो जब आए तो आपको उसका मैसेज मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे पुट डाउन द रिसीवर। अगर हम सिंपल स्टेप फॉर्म में जाएं, पुट डाउन द रिसीवर, जाहिर है जब बात होगी अल्लाह हाफिज़ कह दिया, अब पुट डाउन द रिसीवर, अब इसमें कोई रिफाइनमेंट नहीं होगी, ठीक है। ये सिंपल एक स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या होगा बेटा, बस लास्ट स्टेप है स्टॉप का, ठीक है, आपने एल्गोरिथम को स्टॉप कर देना, ठीक है। ये मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए, हिंट्स इसको नोट्स की फॉर्म में आपको इंशाल्लाह दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, मैंने बताया आपको ये फ्लो चार्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये हम चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखें बेटा, इसके 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, लिस्ट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सिर्फ आपने स्टेप्स लिखने, 9 स्टेप जो हमने देखे थे वो आपने लिखने हैं। व्हाट इज एन एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एनालिसिस बेटा स्टेप नंबर 3 था, इसमें हम कहते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा हम इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। ये मैं सब आपको नोट्स में दे दूंगा, परेशान ना हो, मैं फिलहाल आपको जल्दी जल्दी में हिंट बता रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज वैसे तो आप लोगों का काम है करना, लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं है, मतलब क्लास की फॉर्म में, वीडियो में आपको अगर ना समझ आए फिर आप लोग अगर रब्ता करेंगे, ठीक है रब्ता कर लें, लेकिन वो बात नहीं रहती जो आप सामने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक्सरसाइज का, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। फिर भी कोई मुश्किल है तो आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमसे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3, व्हाट मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, डिस्कस ब्रीफली। कौन सा मेथड बेटा आप लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल या टॉप डाउन डिज़ाइन, ये भी मैं नोट्स में दे दूंगा आपको। पार्ट 4, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या मतलब है सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये प्रोग्रामिंग रूल्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था। इज़ इट नेसेसरी टू नो द सिंटैक्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर। जाहिर है बेटा वो कह रहा है कि क्या आपको ज़रूरी है सिंटैक्स को समझना या देखना, अगर आपको कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना है, बहुत ज़रूरी है बेटा, सिंटैक्स के बगैर आप कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रन टाइम एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स। रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स में डिफरेंस, लाइन लगा के लिखना आपने, एक टाइम रन टाइम एरर्स की डेफिनेशन एक तरफ, दूसरी तरफ लॉजिकल एरर्स की, और दोनों के एग्जाम्पल्स। 6 पार्ट, वाई डॉक्यूमेंटेशन इज कंसिडर्ड वाइटल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, गिव रीजंस। सबसे पहले बेटा आप डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन लिख लेंगे, क्यों ज़रूरी है ये, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, और फिर रीजंस में आप जो 2 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, आपने बस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने 6 पढ़े थे आई थिंक, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम लास्ट स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का, यहाँ पे आपने सिर्फ 2 लिखने हैं शॉर्ट में। 8th क्वेश्चन, राइट द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट सिंबल। ये पर्पस लिखना है बेटा आपने सिंबल्स के। पहला सिंबल है डायमंड सिंबल, ये होता है डिसीजन के लिए। सेकंड है पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट सिंबल है। थर्ड है सर्कल, ये असल में कनेक्टर है, सिंपल कनेक्टर है, ठीक है। 4th में लिखा हुआ उसने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, रेक्टेंगल होता है प्रोसेसिंग सिंबल। 5th में उसने लिखा हुआ है कनेक्टर, लेकिन ये कनेक्टर दूसरा है, ऑन पेज ऑफ पेज कनेक्टर है। 6th में उसने लिखा हुआ है बेटा सिंबल है ये प्री डिफाइंड प्रोसेस वाला, ठीक है, जिसमें हम फंक्शन या सब रूटीन्स पढ़ा था हमने, ये आपको ये भी इंशाल्लाह नोट्स में मिल जाएगा, वरना आप लोग खुद ही बुक पे लिख लीजिएगा ये।
9th पार्ट कंपेयर फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम को कंपेयर करना है। कंपेयर में बेटा आप इस तरह कर लें, दोनों की डेफिनेशन लिख लें, बस इतना ही कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स बेटा गौर से देखें पेज नंबर 10 पे, ठीक है। अब ये मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स तो मेरा ख्याल है तकरीबन सबके आंसर सही हैं, पे आंसर जो इसने एक्सरसाइज के बाद दिए हैं उसके भी सही हैं। फिल इन द ब्लैंक्स सबके सही हैं। चूज़ द बेस्ट आंसर जो है MCQ, उसमें शायद एक में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, वो देख लीजिएगा। और ट्रू फॉल्स में भी 3 से 4 हैं जो गलत दिए हैं पीछे जिनके आंसर, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ ही ठीक कीजिएगा। अगर आपकी बुक नया एडिशन है तो फिर आप लोग की अगर गलतियाँ ठीक हो गई हैं इस बुक में तो ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, उसी तरह कीजिएगा। अगर किसी की पुराना एडिशन है वो गलतियाँ ठीक नहीं हुई तो आप उसके मुताबिक जो मैं बता रहा हूँ ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स पेज नंबर 10। अब मैं तेज़ी से पढ़ाऊँगा, आप लोग सारा ये पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा नहीं समझा रहा सारा, ठीक है। बस मैं जहाँ डैश बोलूँगा, डैश का मतलब है ब्लैंक, यहाँ पे आपने वो वर्ड फिल करना है जो हम समझ रहे हैं हो सकता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड डैश। आपको याद होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? प्रोग्राम होता है बेटा असल में, जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। The set of rules for writing programs in a programming language is known as dash of the language. Set of rules अभी बताया मैंने, syntax कहते हैं उसको, इसका आंसर है syntax. Third, flow chart is a dash representation of algorithm. Flow chart is a pictorial representation. हमने पढ़ा था ये क्या होती है algorithm की, ये देखें algorithm मैंने लिखा था ना, इसकी pictorial representation क्या है? Flow chart. Fourth, an algorithm solve a problem in dash number of steps. Finite number of steps, ये मैंने अभी डेफिनेशन भी पढ़ी थी एल्गोरिथम की, वहाँ पे आप फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लेते हैं। अगर फाइनाइट नहीं होंगे तो आप कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अगर इनफाइनाइट स्टेप हो तो आप फिर प्रॉब्लम को सॉल्व ही कभी नहीं कर सकेंगे, आप उसके स्टेप्स ही लिखते रहेंगे फिर। नेक्स्ट, फिफ्थ, ड्यूरिंग डैश अ प्रॉब्लम इज डिकम्पोज इनटू मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स। अब बेटा मैं अभी बताया ये भी मैंने आपको कि किस प्रोसेस में या किस स्टेप में हम एक प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। एनालिसिस में बेटा, यहाँ पे एनालिसिस लिखना है आपने कि एनालाइज तो पूरा स्टेप है, जो प्रोसेस कहते हैं उसको कहते हैं एनालिसिस, तज्जिया करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ड्यूरिंग एनालिसिस। फिफ्थ ब्लैंक, डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग डैश इन अ प्रोग्राम। डैश में यहाँ क्या आएगा? एरर्स को हम रिमूव करते हैं बेटा, इसमें फाइंड और रिमूव करते हैं। सेवंथ, प्रोग्राम डैश रेफर्स टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम इन द यूज़र एनवायरनमेंट। आपको याद होगा हमने पढ़ा था डीबगिंग का जो स्टेप था टेस्ट और डीबग, उसके बाद एक स्टेप पढ़ा था इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। जब आप इंस्टॉल करते हैं उस प्रोग्राम को जाके यूज़र एनवायरनमेंट में तो वो होता है बेटा इम्प्लीमेंटेशन। तो आप लिखेंगे इस ब्लैंक में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एट्थ ब्लैंक लास्ट है, अकरेंस ऑफ अ डैश एरर क्रैशेस द प्रोग्राम। कौन सी एरर है बेटा जिससे क्रैश हो जाता है प्रोग्राम? क्रैश का मतलब आप यहाँ डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, ठीक है। तबाह हो जाना मतलब प्रोग्राम तबाह इस तरह होता है कि वो चलता नहीं है, रन नहीं होता, कंपाइल हो जाता है लेकिन रन नहीं होता। अकरेंस ऑफ अ डैश एरर, कौन सी एरर है बेटा? सिंटैक्स एरर तो आपको पता है आपकी अपनी गलती होती है, टाइपिंग की गलती होती है। दूसरा पढ़ा था हमने एक लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर भी हमारी गलती है क्योंकि हम लॉजिक की गलती करते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ अगर सम इज इक्वल टू a माइनस b, तो ये लॉजिकल एरर है मेरा, ठीक है। या फिर मैं इनपुट की स्पेलिंग यहाँ गलत कर दूँ तो वो सिंटैक्स एरर है। बेटा रन टाइम एक ऐसा एरर है जो क्रैश करता है प्रोग्राम को, ठीक है, प्रोग्राम रन ही नहीं होता, जैसे div(0), तो ये इसका आंसर है अकरेंस ऑफ अ रन टाइम एरर। अब आए MCQs पे। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, बेसिक इज अ ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। बेटा बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग के करीब होती हैं और कंप्यूटर से दूर होती हैं। मतलब कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है लो लेवल को और इंसान अंडरस्टैंड करता है हाई लेवल को। तो ये बेसिक क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लो लेवल, वो तो करता ही सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड है। ऑप्शन सी और डी लिखा हुआ है असेंबली और मशीन। असल में असेंबली और मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। तो इसलिए ये हमने 9th में पढ़ा था कि टाइप्स कितनी है लो लेवल लैंग्वेज की, ये 2 टाइप्स ही लिखी हुई है उसने ऑप्शन सी और डी में, तो ऑप्शन ए सही है। सेकेंड, पेज नंबर 11, हाउ मेनी पॉसिबल सोल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम। कितने सोल्यूशन हो सकते हैं बेटा एक प्रॉब्लम के? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी मल्टीपल। मल्टीपल बेटा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, क्योंकि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। नंबर 3, प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू। प्रोग्राम अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम इन्हांसमेंट, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पहले हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। प्रोग्राम इन्हांसमेंट, इन्हांसमेंट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, ठीक है। अब ये हो सकती है ऑप्शन वैसे, क्योंकि अपग्रेडेशन में भी हम इम्प्रूव करते हैं, अपडेट करते हैं प्रोग्राम को। ऑप्शन बी देखते हैं, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बेटा नहीं हो सकता क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है, हम प्रॉब्लम को या प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उस पर, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता।
सी ऑप्शन प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डेवलपमेंट में तो आप डेवलप कर रहे होते हैं एल्गोरिथम को और फ्लो चार्ट को, फिर कोड लिखते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टेप होता है अपडेट से पहले आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो सकता। तो बाकी क्या रह गया, अपग्रेडेशन, ऑप्शन ए रह गया प्रोग्राम इन्हांसमेंट, तो ऑप्शन ए सही है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम, आज हमने वो देखे भी हैं। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बेटा ऑल ऑफ दिस, ये तीनों जो है आपके स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करता है एल्गोरिथम, इनपुट भी, आउटपुट भी और प्रोसेसिंग भी। फिफ्थ, टाइपोग्राफिकल एरर्स इन बेसिक स्टेटमेंट्स आर, बेटा टाइपोग्राफिकल असल में टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो एरर जिनको आप कहते हैं वो असल में सिंटेक्स एरर्स को ही कहते हैं आप, ठीक है। तो टाइपोग्राफिकल जो टाइपिंग की गलती से होते हैं उसको कहते हैं टाइपोग्राफिकल एरर्स। इन बेसिक स्टेटमेंट्स आर रन टाइम एरर्स, लॉजिकल एरर्स, सिंटेक्स एरर्स, एग्जीक्यूशन एरर्स। एग्जीक्यूशन एरर्स रन टाइम एरर्स का ही दूसरा नाम है, तो ऑप्शन सी सही है, सिंटेक्स एरर्स। ऑप्शन 6 MCQ 6, द डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट्स द डैश। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट, ऑप्शन बी डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी रिमार्क्स। डिसीजन मेकिंग, बेटा डायमंड सिंबल हमने बताया था ये डिसीजन के लिए होता है। 7th MCQ, एक बेटा पिछले MCQ 6 में एक प्रॉब्लम है, ऑप्शन बी उसने 2 बार लिखी हुई है, आप जहाँ प्रोसेसिंग लिखा हुआ है उसको सी कर लें उस ऑप्शन को, ठीक है, वो आप ठीक कर लीजिएगा। 7th MCQ, डिवीजन बाय 0 इज सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, ये मैंने अभी बताया आपको, रन टाइम एरर है डिवीजन बाय 0। 8th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब वेरियस फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द वे इट इज़ यूज्ड। कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है सॉफ्टवेयर के फीचर्स और सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल होगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्या ये बताता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये तो हमने बेटा बनाया था सेकंड स्टेप में स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स में, ये मेरा तो नहीं खाली हो सकता, देख लेते हैं आगे। बी ऑप्शन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, ये भी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप तक चलती रहती है डिस्क्रिप्शन उस प्रॉब्लम की, देखते हैं आगे। सी ऑप्शन यूज़र मैनुअल, ये हो सकता है क्योंकि यूज़र मैनुअल हमने पढ़ा था लास्ट स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन में कि उसमें फीचर्स भी होते हैं सॉफ्टवेयर के और साथ ही उसकी जो अपडेट जो किया होता है या जो कैसे यूज़ होगा वो भी बताया होता है। ऑप्शन डी एल्गोरिथम भी बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ यूज़र मैनुअल। इस MCQ में बेटा एक प्रॉब्लम है, आप पेज नंबर 12 पे आएँ, वहाँ पे जो उसने आंसर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 और पार्ट 8 की जगह उसने 7 ही लिखा हुआ है, तो पार्ट 8 कर लें आप उसको, रोमन में 7 लिखा हुआ है उसने 2 बार, तो आप जो सेकंड वाला है उसको 8 कर लें, ठीक है, मतलब 7th के बाद 8th है वो, एक और आप आई लिख लें छोटा सा। 9th MCQ पेज नंबर 11 में वापस आएँ। एल्गोरिथम इज़ अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट डॉक्यूमेंट, यूज़र गाइड। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तो बेटा हो नहीं सकता क्योंकि वो तो सेकंड स्टेप में हम बनाते हैं, एल्गोरिथम तो 4th स्टेप में जाके बनता है। आगे कहता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये हो सकता है क्योंकि हमने स्टेप का नाम पढ़ा था डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, तो ये हमारा समझे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ही है। ऑप्शन सी टेस्ट डॉक्यूमेंट, टेस्ट भी नहीं हो सकता, ये तो हम करते हैं डेस्ट चेकिंग में या डीबगिंग जब कर रहे होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन यूज़र गाइड तो लास्ट स्टेप में होता है डॉक्यूमेंटेशन में, तो ऑप्शन बी सही है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। लास्ट MCQ, द टेक्निक डिवाइड एंड कॉन्कर इज़ यूज टू सॉल्व। ऑप्शन ए सिंपल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी लार्ज प्रॉब्लम्स, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स। पहला तो हो नहीं सकता, सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेटा हम कभी यूज़ नहीं करते ये डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ये हो सकता है करते हैं हम, लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए भी करते हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है ना उसमें दोनों लिखे हुए उसने ये, तो ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम, ये सही है ऑप्शन, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसकी सही है। ट्रू फॉल्स पे आएँ। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, आपने F फॉर T लिख लेना है, फॉल्स के लिए F और ट्रू के लिए T। फर्स्ट स्टेटमेंट, सिंटेक्स एरर्स अकर ड्यू टू रॉन्ग प्रोग्राम लॉजिक, फॉल्स, बेटा F लिखें क्योंकि सिंटेक्स एरर आपकी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आते हैं, लॉजिक गलत हो तो आपको लॉजिकल एरर आते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आते हैं सेकंड ट्रू फॉल्स पे। टॉप डाउन डिज़ाइन इज़ फॉलोड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बेटा कॉम्प्लेक्स के साथ अगर वो लार्ज लिख देता तब ज़्यादा सही होता, ठीक है, उसने सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिखा, तो इसको आप फॉल्स कर लें क्योंकि हमने अभी लास्ट MCQ में देखा था कि कॉम्प्लेक्स और लार्ज के होता है, तो इसलिए फॉल्स लिख लें इसको। थर्ड, डेस्ट चेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम, ट्रू, ये बेटा ट्रू है क्योंकि डेस्ट चेकिंग हम बताया ही था हमने कि वेरीफाई करती है एल्गोरिथम को थ्रू सम टेस्ट डेटा। फोर्थ, ट्रू फॉल्स, डीबगिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस, फॉल्स बेटा, डीबगिंग तो एनालिसिस का पार्ट है ही नहीं क्योंकि एनालिसिस तो 3rd स्टेप में होती है, डीबगिंग तो कम से कम 5th या 6th स्टेप में जाके आती है, 6th स्टेप में आती है, तो इसलिए ये जो स्टेप है डीबगिंग का ये होता है प्रोग्राम लिखने के बाद, तो उसने एनालिसिस में तो कभी भी नहीं हो सकता ये, तो फॉल्स है ये।
लेकिन उसने बेटा ये मेरा ख्याल MCQ गलत लिखा हुआ है जी, ये उसने गलत लिखा हुआ है, ट्रू लिख दिया उसने। जो थर्ड क्वेश्चन है उसने ट्रू लिखा हुआ है, इसको आप फॉल्स कर लें पेज नंबर 12 पे, ठीक है। डीबगिंग हम एनालिसिस कर ही नहीं सकते क्योंकि अभी तो हम कोड ही लिखना शुरू करते हैं ना, हम एल्गोरिथम बनाते हैं उस फेज़ में, तो ये फॉल्स है, आप ठीक कर लें, बुक में गलत लिखा हुआ है आंसर्स में। फिफ्थ MCQ, एवरी स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट इज़ डॉक्यूमेंटेड। हर स्टेज बेटा डॉक्यूमेंट होती है क्या? नहीं, हर स्टेज डॉक्यूमेंट नहीं करते आप, क्योंकि शुरू में तो आप प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं आप, तो इसलिए हर स्टेप को आप नहीं लिखते, डॉक्यूमेंट नहीं करते, ठीक है। हम ज़्यादातर फ्लो चार्ट एल्गोरिथम थोड़े डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, कोड डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, कुछ अपडेशन या अपग्रेडेशन जो होती है या अपडेट करते हैं जो हम वो कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंटेशन तो होती ही डॉक्यूमेंट है, जाहिर है, तो इसलिए हर स्टेज बेटा नहीं हो सकती, क्योंकि होता क्या है डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी होती है शुरू में कि प्रॉब्लम क्या थी, बस जो हमें ये सॉफ्टवेयर बनाया है। हम ये नहीं लिखते कि हमने क्या क्या किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व, ये किया, पहले हमने ये बनाया, ये गलत हुआ, फिर हमने ये बनाया, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में हम सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके ज़्यादा कोड लिख देते हैं, कुछ उसके फीचर्स लिख देते हैं और कुछ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स है। सिक्स्थ, अ रेक्टेंगल सिंबल इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ फ्लो चार्ट। रेक्टेंगल सिंबल क्या यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग में? नहीं बेटा, डायमंड सिंबल होता है, ठीक है। तो ये उसने कंडीशन क्या होगी, ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। ये उसने बुक में ट्रू लिखा हुआ है पेज नंबर 12 पे, इसको ठीक करें, फॉल्स कर लीजिएगा, इसको ठीक की जगह F लिख लें। सेवन्थ, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज़ नॉट हेल्पफुल एट डेवलपमेंट स्टेज। फॉल्स। बेटा ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ही तो हेल्पफुल होता है हमें डेवलपमेंट स्टेज में, वही तो हमें बताता है कि हमने करना क्या है सॉफ्टवेयर में, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, तो इसलिए ये फॉल्स है। सेवन्थ ट्रू फॉल्स, फॉल्स है, F लिखें। एट्थ, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, गौर से देखें, क्या हम फ्लो चार्ट राइट टू लेफ्ट बनाते हैं? हम या तो बनाते हैं टॉप टू डाउन या बनाते हैं लेफ्ट टू, हम बनाते हैं बेटा राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट या टॉप टू डाउन, तो उससे लिखा हुआ है राइट टू लेफ्ट, गलत है बेटा, फॉल्स है, ठीक है। नाइन्थ MCQs, सॉरी नाइन्थ ट्रू फॉल्स, एनोटेशन सिंबल इज़ यूज फॉर राइटिंग कमेंट्स। ट्रू, या आपने पढ़ा था गाइडलाइंस में कि एनोटेशन सिंबल में हम रिमार्क्स लिखते हैं, ठीक है, या कमेंट्स लिखते हैं, तो इसलिए ये ट्रू है। हमारे अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चन मैंने करवाए तो सारे हैं, बता दिए हैं, लिखवाए मैंने सारे नहीं है, वो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में इंशाल्लाह जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा या तो उससे पहले आपके पास आ जाएंगे या आप लेक्चर अपलोड होते ही आपके पास इंशाल्लाह नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो बेसिक हमारी लैंग्वेज शुरू हो जाएगी, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ, अब ये चलती रहेगी चैप्टर नंबर 6 तक, तो इसलिए हमने साथ साथ अब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वर्क भी शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हमारी वीडियो क्लासेस हो रही हैं कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टर पे थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ कि बेसिक का इंटरफेस क्या होता है, IDE क्या होता है, उसका क्या क्या चीज़ें, कैसे हम लिखते हैं प्रोग्राम को, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा उसका, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 में अब हमारी सिर्फ 4 एग्जांपल्स रहती हैं जो हम चैप्टर 3 के साथ करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 8 रहता है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के साथ, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी चैप्टर की तैयारी करनी है अच्छी तरह, जो इसमें कोई प्रॉब्लम हो वो आप लोग पहले इसको नोट करें कॉपी पे, फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो प्रॉब्लम्स हैं आपने लिखी होंगी एक पेज पे, वो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह कोशिश करके आपकी वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल गए हैं, MCQs नहीं मिले, MCQs आप खुद बनाएंगे, ठीक है। MCQ अब जाहिर है आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई है 8th में 9th में कि आप लोग खुद इंशाल्लाह MCQs बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर जब हमारी क्लासेस इंशाल्लाह शुरू होंगी तब हम ये काम कर लेंगे। आप लोग इसके जो फ्लो चार्ट एल्गोरिथम है इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपनी मर्जी के कोई भी प्रोग्राम ले लें, किसी भी चीज़ का, सम का, प्रोडक्ट का, एरिया ऑफ सर्कल है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके फार्मूले आप देख लें, बहुत से फार्मूले होते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सब चीज़ें आप लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।